हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट जून 2026 पेपर 2 हिस्ट्री एमसीक्यूज़ के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है नेट में आ चुके हैं, तो आगे भी जो है आने की संभावना है। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन को इस प्रकार है, ये जो है यूजीसी नेट हिस्ट्री एमसीक्यू आधुनिक भारत 1857 क्रांति स्वरूप कारण एवं घटनाक्रम से संबंधित है। तो ये जो हम कह सकते हैं 1857 क्रांति के जो है क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन को इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी, 1857 की क्रांति के स्वरूप नैसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रकार है कि साम्राज्यवादी, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 है या कथन 1 है, साम्राज्यवादी इतिहासकार सर जॉन सीले ने इस राष्ट्रभक्ति रहित स्वार्थिक सैनिकी विद्रोह कहा था जिसमें स्थानीय नेतृत्व का अभाव था। दूसरा है, साल्स रेक्स के अनुसार ये क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह के रूप में थी मगर आगे चलकर ये जन विद्रोह बन गई। तीसरा है, सर सैयद खान ने पहले भारतीय थे जिन्होंने 1858 में असबाब ए बगात हिंद पुस्तक लेकर इसका समर्थन सैनिक विद्रोह के रूप में किया था। JW कई ने 1867 में अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ द सिपोय वॉर इन इंडिया में से सैनिक विद्रोह माना। पांचवा, P रॉबर्टसन ने भी इस पूरी तरह सैनिक विद्रोह माना जिसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसमें जो है राइट आंसर होगा आपका डी होगा, यानी कि सारे स्टेटमेंट हैं वो एकदम सही है। आगे हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति के धार्मिक और सभ्यता संबंधी स्वरूप के आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है, LER रीज ने इस क्रांति को ईसाइयों के विरुद्ध धर्मादों का युद्ध कहकर पुकारा था। दूसरा है, TR हेम्स के अनुसार ये विद्रोह सभ्यता एवं बर्बरता के मध्य का संघर्ष था। 3 है, जॉन केई ने इसे श्वेतों गोरों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष बताया। SN सेन की सरकारी पुस्तक 1857 की प्रस्तावना लिखने वाले मौलाना आज़ाद ने इसे धार्मिक मत का पूर्णतः खंडन किया। इस धार्मिक मत का धार्मिक लड़ाई नहीं थी ये, फिर कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो भी डी है, यानी कि सारे स्टेटमेंट हैं वो कहीं कहीं सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नेट में बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले, हमें लगेगा कि पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आप सही से पढ़ोगे तो उसमें से आप आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, कथन और कारण वाला। कथन ए इसमें देगा, लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। कारण है कि अवध को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था और डलहौजी ने पहले ही कहा था कि ये फल कभी न कभी मेरे मुंह में आकर गिरेगा। तो ये दोनों एक दूसरे से सही हैं, कहीं कहीं वो पहले से उसको लग रहा था, इसलिए उसने जो है इसको विलय करने की सोची थी, प्लानिंग बना ली थी। और ये कथन कई बार बोला जाता है डलहौजी का ही है कि ये जो है फल एक दिन मेरी मुंह में आकर गिरेगा। तो इसमें भी आंसर एक राइट है, कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों के अंतर्गत ब्रिटिश नीतियों और प्रभावित शासकों राज्यों का सही मिलान करिए कि कौन समय कौन सी नीति थी और किस राजा का वो प्रभाव था उससे संबंधित थी। तो सूची 1 में नीति घटना और दूसरे में प्रभावित या शासक राज्य। तो गोद निषेध, वेबगन सिद्धांत, नाना साहिब धंधुपंथ, 8 लाख वार्षिक पेंशन बंद करना, झांसी और सतारा, कुशासन के आरोप में विलय बहादुर शाह जफर, और सिक्कों पर से नाम हटाना व लाल किला खाली करना नवाब वाजिद अली शाह। तो इसका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी कि गोद निषेध, वेबगन का सिद्धांत है वो झांसी और सतारा राज्यों पर किया गया था सरकार द्वारा। 8 लाख की वार्षिक पेंशन बंद करना, ये तो जो है नाना साहिब की पेंशन बंद की, धनुपंथ भी कहा जाता है, नाना साहब का दूसरा नाम यह है। कुशासन के आरोप में विलय किया गया, वो आपको पता है वाजिद अली शाह के द्वारा जो है अवध में ऐसा किया गया था। सिक्कों पर से नाम हटाने वो लाल किले खाली करने का जो है ये बहादुर शाह जफर दिल्ली में ये घटना हुई थी। तो इस प्रकार का कुछ मिलान है। आगे 1857 की क्रांति के सामाजिक, धार्मिक और नैतिक कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रसार की खुली छूट दी गई, विधिमान बाइबल अनिवार्य की गई, बिल्कुल सही है ये कथन। तो सॉरी, लेक्स लॉगी एक्ट 1850 के तहत यह नियम बनाया गया कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति बेदखल नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। तीसरा है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम 1856 के तहत सैनिकों को समुद्र पार विदेशी यात्रा अनिवार्य नहीं किया गया, जबकि ये गलत है, अनिवार्य किया गया था। और भारत वाले ये मानते थे, हमारे लोग मानते थे समुद्र पार यात्रा करना एक तरीके से नेगेटिव है या फिर गलत हैं या फिर दुख का संकेत है, या फिर कह सकते हैं कि जो कहीं कहीं है समुद्र पार यात्रा करने के बाद घर में दुख आ जाते हैं, या फिर ये जो है अधार्मिक घटना थी। इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन गलत हो गया और चौथा जो है ऑप्शन सी इसमें गलत हो गया। और डी ऑप्शन है, 1857 के डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों को मिलने वाली मुक्त डाक सेवा बंद कर दी गई और सिट्टी पर टिकट लगाना अनिवार्य कर दी गई, ये घटना बिल्कुल सही थी। सॉरी। अगला है कि इतिहासकारों और इसकी प्रसिद्ध कृतियाँ मतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। R.C. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपोय म्यूनिटी एंड द
रिबेलियन ऑफ 1877 में लिखा कि ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कि विधायक वी डी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर ने 1919 में मराठी में द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखकर इसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। बिल्कुल सही बात है। अगला है पीसी जोशी, पूर्ण चंद्र जोशी ने अपनी पुस्तक रिबेलियन 1870 ए सिम्पोजियम में इस देशी सामंतवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध किसानों को विद्रोह माना। बिल्कुल सही बात है ये। और जॉन ब्रूस नॉर्टन ने अपनी पुस्तक टॉपिक्स फॉर इंडियन स्टेटमेंट में इसे जन विद्रोह की संज्ञा दी। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नेट में बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत और उसकी जुड़ी घटनाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है सभी कथन सत्य हैं, यानी कि 1856 पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल शामिल की गई, जिससे बुलेट का निर्माण उसी शास्त्रागार में होता था। सॉरी, बी ऑप्शन है। 19 मार्च 1857 को बैरकपुर बंगाल में 34वीं इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने राइफल का उपयोग करने से मना कर सार्जेंट हुमन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी। तो ये उसकी हत्या होने के बाद भी जो है 1857 क्रांति भड़की थी। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर अपने 18 पीछे साथियों को छुड़वाया और यहीं से क्रांति का वास्तविक शुभारंभ हुआ। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कुल मिला के सारे कथन सही हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको नेट में बहुत देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, मेरठ से दिल्ली कूच करने के बाद दिल्ली में क्रांति के घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ हो जाएगा, पहला है 11 मई को क्रांतिकारियों ने दिल्ली में प्रवेश कर 12 मई को 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को भारत का नेता सम्राट स्वीकार किया। सही बात है। बहादुर शाह जफर ने शासन संचालन के लिए एक 10 सदस्यीय समिति बनाई, जिसका वास्तविक नेतृत्व तोप खाने के सूबेदार बख्त खां को सौंपा गया। ये भी बात सही है। और तीसरा है, बख्त खां बरेली में सफल क्रांति के बाद दिल्ली आए थे, जिन्हें बादशाह ने साहिब आलम बहादुर की उपाधि दी थी। ये भी बात सही है। लेकिन ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, 1857 क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया। और दूसरा, ब्रिटिश संसद ने 1857 का अधिनियम पारित कर भारत पर प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। दोनों स्टेटमेंट सही अपनी अपनी जगह पे समाप्ति हो गया और उन्होंने उधर भी सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन है, सूची ए को विद्रोह के केंद्र व सूची 2 भारतीय नेतृत्व को सम्मिलित कीजिए। फैजाबाद बहादुर शाह जफर, बरेली मौलवी अहमदुल्ला शाह, इलाहाबाद कुंवर सिंह, जगदीशपुर लियाकत अली। तो इसमें आंसर ए हो जाएगा, यानी ए। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, बरेली में जो है बरेली में हो जाएगा आपके बाद खान बहादुर खान हो जाएंगे, इलाहाबाद में जो है आपके लियाकत अली हो जाएंगे और जगदीशपुर या कुंवर सिंह यानी कि बिहार में आपके जो ये हो जाएंगे। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आज जो हमें इसमें 10 क्वेश्चन ही लेंगे, अगले क्वेश्चन और पीडीएफ में लेके आएंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन के कैसे लगा, क्या इसमें सुधार करने की जरूरत है। अगर और ज़्यादा टफ क्वेश्चन लाने हैं या फिर PYQs में वो क्वेश्चन लाने हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो है टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, तो हम उसको ला के डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज हमें आगे नेट एग्जाम तक चलती रहेगी। तो हमारे द्वारा जो वीडियो लाए जा रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं क्या हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आपका सब्जेक्ट कैसा है या आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपकी तैयारी कैसी है। हिस्ट्री में आपका नेट क्वालिफाई हो रखा है कि या आप JRF के लिए कर रहे हैं या फिर ओनली PhD एडमिशन के लिए आपका हो रखा है, क्या कंडीशन है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव में या फिर सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।